अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है बच्चों। कल हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और हाइट, ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हमारे पास दो चीजें और हैं। सबसे पहले है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। प्रोजेक्शन कहते हैं जहां से किसी चीज को फेंकते हैं, और लैंडिंग जहां जाके वो लैंड करती है, गिरती है। इस दौरान जितना वो टाइम लेती है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। जैसे आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल होती है कि एक एरोप्लेन है जी, वो सपोज के एक एयरपोर्ट से उड़ा और दूसरे एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया। तो एक जहां से वो उड़ा वो प्रोजेक्शन है, जहां उसने लैंड किया उतरा वो उसका लैंडिंग है। तो इस दौरान जितना उसने वक्त लिया ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ पर भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किक्ड आउट की जाती है तो प्रोजेक्शन से लेकर लैंडिंग तक जो वो वक्त लेती है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इंतखाब किया। इस इक्वेशन में टाइम का जिक्र मौजूद है। तो यहां हम y कंपोनेंट को इन्वॉल्व करेंगे। उसकी रीजन ये है, रीजन भी मैं आपको बता दूं कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में देखें, प्रोजेक्शन से लेकर लैंडिंग तक अगर हम गौर करें, हमने ये बात पढ़ी है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट वेरी होता है। तो हम जस्ट उस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं जिसमें एक ही वेलोसिटी का जिक्र हो। तो इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन का इंतखाब किया, फर्स्ट का हमने इंतखाब नहीं किया क्योंकि उसमें दो वेलोसिटीज हैं। तो यहां पर हमने y को यूज किया, तो y इज इक्वल टू वी आई वाई हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है ए वाई, आप ए जो आपके पास एस था उसकी जगह आपने y डाल दिया, और वी आई साइन थीटा आपने डाल दिया, और जो हमारे पास ए वाई है उसकी जगह हमने माइनस जी डाल दिया। यहाँ एक बात देखें, ये जो हमारा एस इज इक्वल टू वाई है, ये हमारा टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट है। इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जितना जो फासला था उस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट तक कवर किया, उतना ही उसने डाउनवर्ड कवर किया। तो एज ए होल नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए हम y की जगह 0 डाल देंगे। तो 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी ऊपर भी गया है नीचे भी आया है, हमने ए वाई की जगह नेगेटिव जी क्यों पुट किया? उसकी रीजन ये है बच्चों कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ होता है, और आपकी इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है। तो इनिशियल वेलोसिटी के दौरान आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो अपवर्ड जा रही है। तो जब वो अपवर्ड जा रही है तो साफ ज़ाहिर है हम ए वाई को नेगेटिव लेंगे। तो जो दूसरी हमारे पास रकम है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए, यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो वहां से फिर t की वैल्यू निकाल लें, t इज इक्वल टू 2 नीचे खड़ा है, दूसरी तरफ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2vi साइन थीटा बटा g हो जाएगा। ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से मुराद है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन।
यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फेंका है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी, तो जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है ये उसकी रेंज कहलाती है। तो अब देखें, जब डिस्टेंस की बात आ जाएगी तो फिर हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है तो एक वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन सूटेबल होती है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो हॉरिजॉन्टल है इसलिए आपने x डाल देना है, वी आई एक्स हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। फिर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, x को आप r ले लेंगे, रेंज के इक्वल ले लेंगे, और ए एक्स को आप 0 पुट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन जो बचे कि हाफ ए एक्स 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बचेगी r इज इक्वल टू वी आई कास थीटा इन टू टी। टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसकी कीमत आपने अभी कैलकुलेट की 2vi साइन थीटा ओवर जी, जो इसके अंदर आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी r इज इक्वल टू वी आई कास थीटा इंटू टी की वैल्यू आपने डाल दी 2vi साइन थीटा ओवर जी। तो अब देखें, वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं कि दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, तो वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई का स्क्वायर हो जाएगा ओवर जी 2 cos थीटा साइन थीटा। मैथ के अंदर एक प्रूफ होता है कि 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। यहां याद रखें, ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर नहीं है। ये मैथ के अंदर बकायदा तौर पे एक प्रूफ होता है, आपने इसको याद रख लेना है। जहां पर भी आएगा 2 cos थीटा साइन थीटा तो वो इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू वी आई स्क्र ओवर जी साइन 2 थीटा। ये हमारी इक्वेशन होगी फॉर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। यही आपको एक बात बता दूं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपसे, एक पुरानी बुक में शॉर्ट आंसर भी था, कोई पूछे कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेंज अपॉन विच फैक्टर इट डिपेंड अपॉन, तो अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेंज अपॉन विच वेक्टर फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन, तो आप इक्वेशन को मद्देनजर रखेंगे, रेंज की तारीफ लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड रेंज। उसके बाद आप लिखेंगे इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन। तो तीन चीजें आपके सामने इक्वेशन में मौजूद हैं। नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, नंबर 2 एंगल, नंबर 3 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन तीन चीजों पे रेंज डिपेंड करती है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखें, आप चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थ्रोन करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वो कब कवर करती है। तो याद रखना r इज इक्वल टू r मैक्सिमम उस वक्त होगा व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा। ये उस वक्त 1 होगा व्हेन साइन 90 हो। साइन 90 इज इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें, साइन 2 थीटा को इज इक्वल टू साइन 90 लिखें तो साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो यहां से ये साबित होता है कि when an object is thrown at an angle of 45 then it cover a maximum horizontal distance। ये आपसे कोई भी ऐसे जर्नल क्वेश्चन पूछे कि if an athlete want to make a long jump at what angle he should jump, तो आपने उसको ये कहना है कि he should jump at an angle of 45। अगर वो 45 के एंगल पे जंप करेगा तो वो जंप बड़ा होगा, क्योंकि 45 पे रेंज विल बी मैक्सिमम। क्योंकि रेंज के फार्मूले में देखें, साइन 2 थीटा है, जब थीटा 45 लेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो रेंज विल बी मैक्सिमम
एंड इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। और ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी है कि एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम, तो आप 45 पे टिक करेंगे। दो और बातें यहाँ नोट मार लें जो बड़ी अहम है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एट व्हाट एंगल रेंज आर इक्वल, वो कौन से एंगल हैं जिन पे रेंज इक्वल होती है, तो एक सिंपल सा आपको हिंट दे रहा हूं, एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज आर इक्वल। आपने 9th में पढ़ा होगा कंप्लीमेंट्री एंगल सच एंगल्स होते हैं हैविंग सम इक्वल टू 90। ऐसे एंगल जिनका मजमुआ 90 के इक्वल हो उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक आपके पास एंगल है 30, दूसरा आपके पास एंगल है 60। तो अगर 60 और 30 को ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 90। तो अब आप चेक कर लें कैलकुलेटर पे कि रेंज 30 पे भी वही होगी, 60 पे भी वही होगी। आप चेक कर लेना बेशक। जिन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा हो, याद रखना रेंज विल बी इक्वल होगी। ये चेक कर सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट आर इक्वल। अगर कोई आपसे पूछे कि किस एंगल पे रेंज और हाइट इक्वल होती हैं, तो आपको ये जबानी याद होना चाहिए, एट एन एंगल ऑफ 76। ये हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे 3.13, जहां से बकायदा प्रूफ हो जाता है कि हाइट एंड रेंज विल बी इक्वल एट एन एंगल ऑफ 76। एक और बात भी इसी टॉपिक के साइड पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में मौजूद होगी कि रेंज और इसके साथ उन्होंने दो चीजों को डिस्कस किया हुआ है। हाइट को याद रखना, आपने पढ़ा है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है और 90 पे हाइट मैक्सिमम होती है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप एंगल को 45 से इंक्रीज करेंगे तो याद रखना रेंज विल डिक्रीज बट हाइट जो होगी वो इंक्रीज होगी। और अगर आपने एंगल को 45 से लेस किया देन रेंज विल आल्सो डिक्रीज। रेंज इस केस में डिक्रीज होगी एंड हाइट आल्सो डिक्रीज। तो ये बात भी साइड पे लिखी हुई है, ध्यान में रखें कि रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है। अगर आपने एंगल को 45 से इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, रेंज ऑलवेज डिक्रीज होती है। बट हाइट के केस में 90 पे वो मैक्सिमम होती है। अगर आपने 45 से एंगल बढ़ाया तो हाइट बढ़ेगी, अगर आपने 45 से कम किया तो रेंज कम होगी। ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। नेक्स्ट जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो इस लास्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का आपने नाम सुना होगा। अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अनपावर्ड and unguided missile is called ballistic missile। ये जो ballistic missile की फ्लाइट होती है, जो इसका उड़ान होता है, वो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। ट्रेजेक्ट्री क्या, आप क्या कहेंगे कि पाथ फॉलोड बाय अ ballistic missile during its motion is called its ballistic trajectory। ये उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। तो ये जो चीज होती है, प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू इनिशियल पुश, जब शुरू में इसको छोड़ा जाता है, एंड इज देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इन दो चीजों के जेर असर ये मूव कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर इस मिसाइल में ये चांस होता है कि हम कहते हैं अनपावर्ड। अनपावर्ड से मुराद ये होता है कि इस मिसाइल के बारे में 100% ऑथेंटिक बात नहीं होती कि ये अपने निशाने पे जाके लगे और फटे, और ये चीज भी 100% श्योरिटी नहीं होती
कि ठीक अपने निशाने पे लगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो असरअंदाज होती हैं। मेन जो चीज होती है वो होती है हमारी एयर फ्रिक्शन होती है। एयर फ्रिक्शन बलिस्टिक जो फ्लाइट होती है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। देखिए मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताऊं कि अगर फर्ज किया कोई चीज स्लो मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स होगी ऑफ एयर फ्रिक्शन वो कम असरअंदाज होती है। अगर कोई चीज तेज मूव कर रही है तो उसके ऊपर ज्यादा होती है। यही वजह है कि जब बिलिस्टिक को मिसाइल को छोड़ा जाता है तो साफ ज़ाहिर है उसके ऊपर भी एयर फ्रिक्शन जो होती है वो असरअंदाज होती है। तो जो बिलिस्टिक मिसाइल होते हैं फिर कोशिश ये की जाती है कि बिलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंज ओनली। ये जितने भी बिलिस्टिक मिसाइल होते हैं नेक्स्ट, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारे पास बिलिस्टिक मिसाइल होता है ये सूटेबल होता है फॉर शॉर्ट रेंज ओनली। शॉर्ट रेंज के लिए हम इसको ज्यादा तरजीह देते हैं। उसकी सिंपल बात है कि जब आपका बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज होगा तो आपको कम स्पीड से छोड़ना पड़ेगा। जितनी उसकी स्पीड कम होगी उसके ऊपर एयर जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी और वो अपने निशाने पे पहुंचेगा। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज के लिए होगा तो फिर स्पीड भी ज्यादा होगी, एक्शन भी ज्यादा होगी, तो वो अपने एंगल्स नराफ कर सकता है। तो अगर इसके पहरे को आप स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ी चीजें मिल जाएंगी इसके हवाले से। फिर क्या कहें कि स्टिक तो ज्यादा शॉर्ट के लिए यूज करते हैं, कम फास्ट मार करने वाले स्टिक मिसाइल आ जाते हैं कि उनका निशाना जो है वीक हो। लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए हम पावर्ड और रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल को यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल यूज किए जाते हैं, वो हम यूज करते हैं। उनकी जो रेंज होती है वो आपके कंट्रोल में होती है, आप उनको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये उस सूरत के अंदर हम इनको छोड़ते हैं जब हमें ये तसल्ली होती है कि हमारा दुश्मन फलां जगह पे मौजूद है, तो फिर हम वहां पे पावर्ड और गाइडेड मिसाइल जो होते हैं ये छोड़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी में जदीद होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से, ये आपके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इनको पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। तो ये जो मिसाइल हैं ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एप्लीकेशन है।